हेलो एवरीवन, एज आई प्रॉमिस्ड मंडे टू फ्राइडे जो भी हमने द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी फ्रेजेस इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड्स पढ़े हैं उन सभी का कंप्लीट रिवीजन वीडियो अब सैटरडे को एक साथ मिलेगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं या एक ही वीडियो में पूरे वीक की वोकैबुलरी कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। याद रखिए, जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ही ज़्यादा रिटेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है पायोनियर पायोनियर आर्टिस्ट। ये नाउन फ्रेज है और उसका अर्थ होता है कह सके मार्गदर्शक कलाकार या नई राह बनाने वाला कलाकार। इंग्लिश में बोली तो एन आर्टिस्ट हु इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज एंड ओपन्स अ न्यू पाथ इन आर्ट। मतलब कि पायनियर आर्टिस्ट वह कलाकार होता है जो आर्ट के क्षेत्र में नई शैली, न्यू स्टाइल, नया ओपिनियन, विचार, थिंकिंग, नया तरीका शुरू करता है। तो वह दूसरों के लिए रास्ता बनाता है और अपने काम से एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा, काम में नई दिशा देता है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलते हो? इस तरह के आर्टिस्ट को पायनियर आर्टिस्ट बोलते हो। ठीक, अभी अगर देखा जाए तो जैसे अगर मैं बोलूं कि राजा रवि वर्मा वॉज अ पायनियर आर्टिस्ट हु चेंज द स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग। जो राजा रवि वर्मा है वो इस तरह के मार्गदर्शक कलाकार थे जिन्होंने भारतीय चित्रकला की स्टाइल को, शैली को बदल दिया। तो पायनियर आर्टिस्ट का अर्थ समझ में आया? ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ऐसे आर्टिस्ट जो इनोवेटिव क्रिएटर होते हैं, है ना, तो उन्हें हम पायनियर आर्टिस्ट बोलते हैं। अगला है टाइमलेस एसेंस। टाइमलेस एसेंस भी नाउन फ्रेज है और इसका अर्थ होता है शाश्वत सार या सदाबहार मूल भाव या अमर तत्व। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि जब आप टाइमलेस एसेंस की बात करते हैं तो मतलब होता है किसी चीज का वह भाव, वह बेसिक इमोशन, वह बेसिक क्वालिटी और वैसा सार उसका जो समय बदलने पे भी नहीं बदलता है। मतलब कि टाइम चेंज होने के साथ साथ वो चेंज नहीं होता है, उसका एक कोर जो क्वालिटी है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा रहता है। तो उसे आप बोलते हो टाइमलेस एसेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लास्टिंग एंड अनचेंजिंग कोर क्वालिटी ऑफ समथिंग। ये किसी भी चीज का हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टाइमलेस। टाइम मतलब टाइम के साथ न बदलने वाला, उसका एसेंस। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। द टाइमलेस एसेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप नेवर फेड्स विथ टाइम। जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है ना, सच्ची दोस्ती होती है, वो कभी भी टाइम के साथ नहीं चेंज होती है। ठीक है, वो कभी भी टाइम के साथ फीकी नहीं पड़ती है। चाहे किसी भी तरह का टाइम आए, अच्छा आए टाइम हो या बुरा टाइम हो या कितना भी टाइम हो चुका हो। नेक्स्ट इज वाटर शेड मोमेंट। वाटर शेड मोमेंट क्या होता है? वाटर शेड मोमेंट एक नाउन फ्रेज है जिसका अर्थ होता है निर्णायक क्षण, या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मोड़ या ऐतिहासिक पल। आपने सुना होगा ये सारे शब्द। ठीक है, तो इंग्लिश में बोले तो अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट और टर्निंग पॉइंट दैट चेंजेस द फ्यूचर डायरेक्शन। वाटर शेड मोमेंट वह खास समय होता है जब कोई बड़ी घटना भविष्य की दिशा बदल देती है। ऐसा कुछ ऐतिहासिक पल हो जाता है जो वो एक कीर्तिमान तय कर सकता है। ठीक है, या एक ऐसा पल होता है जो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दे देता है। तो यह किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी देश के लिए हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, समाज में हो सकता है, इतिहास में। तो ये सब में एक जब ऐतिहासिक मोड़ होता है ना, उसी को हम बोलते हैं वाटर शेड मोमेंट। जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि यह जो इलेक्शन है देश के लिए एक वाटर शेड मोमेंट साबित हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्शन है वो ऐतिहासिक, जैसे कि वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो पार्टी है वो सेम रहेगी, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी ने जीता। तो ये क्या हो गया, एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इस तरह के फ्रेज को। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द नेशंस हिस्ट्री। स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो देश के ऐतिहासिक में एक निर्णायक क्षण था। फाइन, अगला फ्रेज है क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस नाउन फ्रेज है अगेन, और इसका अर्थ होता है जलवायु सहनशीलता या मौसमी मजबूती। अब ये क्या होता है जलवायु सहनशीलता? मतलब कि जब आप क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है
कि जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, जैसे कि बाढ़ हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, फ्लड हो जाता है, ड्रॉट सूखा हो जाता है, गर्मी होती है, तूफान होता है, तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसको सहने, उनसे बचने और जल्दी सामान्य स्थिति में लौट आने की क्षमता, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस। इंग्लिश में बोले तो एबिलिटी टू विथस्टैंड एंड रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया इज फोकसिंग ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स एंड हीट वेव्स। भारत जो है बाढ़ और नॉट फ्लू, इट्स लू, गलती से निकल गया। तो भारत जो है वो बाढ़ और लू के प्रभाव को कम करने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस पे ध्यान दे रहा है, मतलब जलवायु सहनशीलता पे ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पॉट्स। वल्नरेबल स्पॉट्स क्या होता है? वल्नरेबल स्पॉट्स भी एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है कमजोर जगहें या सेंसिटिव स्थान, संवेदनशील स्थान या असुरक्षित बिंदु। डिपेंड करता है कि कौन सा मीनिंग जो है, हम किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मीनिंग समझेंगे, यूज करेंगे। इंग्लिश में बोले तो वीक एंड सेंसिटिव एरियाज दैट कैन बी इजली हार्म्ड और इफेक्टेड। ऐसी जगह, ऐसा पॉइंट, ऐसे बिंदु, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जहां नुकसान पहुंचाना, जहां हमला करना या समस्याएं जल्दी पहुंचाई जा सकती हो, मतलब समस्याएं जल्दी उत्पन्न की जा सकती हो, तो इस चीज को हम वल्नरेबल स्पॉट बोलते हैं। जैसे मान लो हमें कहना हो किसी भी सिस्टम के वल्नरेबल स्पॉट को, सिस्टम में अगर कोई कमजोर हिस्सा है तो उस पर जल्दी मतलब कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है? कमजोर हिस्सा, ठीक है ना। तो स्पॉट को पहचानना बहुत जरूरी होता है। या हम बोल रहे हैं कि पुलिस ने शहर के वल्नरेबल स्पॉट पर सुरक्षा बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि वो वल्नरेबल स्पॉट है। फाइन। आपने अक्सर सुना होगा कि ये राज्य का ये बहुत ज्यादा संवेदनशील हिस्सा है या लोकेलिटी है या जगह, ऐसा सुना होगा ना। तो वही कॉन्टेक्स्ट, वही चीज होता है, ठीक है। जैसे द पुलिस इंक्रीज सिक्योरिटी एट द वल्नरेबल स्पॉट ऑफ द सिटी, सेम चीज है, पुलिस ने शहर के वल्नरेबल स्पॉट पर, मतलब कि जो कमजोर जगह, संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा बढ़ा दी। यहाँ पर संवेदनशील स्थान होगा। अगला फ्रेज है बॉस्ड अप। बॉस्ड अप क्या होता है? बॉस्ड अप का अर्थ होता है किसी भी चीज को बिगाड़ देना या कोई चीज गड़बड़ कर देना या खराब कर देना, ठीक है। डन बैडली, स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स, तो हम उसे बोलते हैं बॉस्ड अप करना, ठीक। जब कोई काम सही तरीके से न होकर गलती से जब खराब हो जाती है तो उसे हम बॉस्ड अप कहते हैं। यानी काम को ठीक से पूरा न करना भी बॉस्ड अप कहला सकता है ना। जैसे मान लो ऐसा बोल रहे हैं कि उसने इंटरव्यू में गलत आंसर देकर पूरा अपॉर्चुनिटी जो था बॉस्ट अप कर दिया, मतलब कि जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी उस सबको खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने गलत जवाब दिया, ठीक। तो इस तरह से हम अपने वाक्यों में वर्ड को अगर डालकर सेंटेंस बनाते हैं, अगर आप इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो तब भी आप वो कैप को याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी बॉस्ट अप द न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट बैडली। कंपनी ने नई पॉलिसी, जो न्यू पॉलिसी है, कि घोषणा को बुरी तरह खराब कर दिया, मिस्टेक करके। अगला है रेजरेक्ट। RESURRECT। रेजरेक्ट एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है पुनः जीवित करना या फिर से जीवित करना या दोबारा शुरू करना, जिसको आप बोलते हो ना रिवाइव करना। रिवाइव मतलब फिर से उसमें प्राण एक तरह से डालना। तो इसको आप बोलते हैं टू ब्रिंग बैक टू लाइफ या टू रिवाइव समथिंग अगेन। तो जब किसी व्यक्ति को, किसी तरह की योजना को, किसी विचार को, किसी भी पुरानी चीज को फिर से उसको एक्टिव करते हैं, उसको जीवित करते हैं, उसमें जान लाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेजरेक्ट। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आया। जैसे पुरानी योजना को सरकार ने फिर से रिजरेक्ट किया, मतलब क्या किया कि फिर से उसको शुरू किया, ऐसा भी हो सकता है। फिर से जीवित किया, दोबारा शुरू किया। या आप ऐसे कर सकते हो कि बंद हो चुकी बहस को उसने फिर से स्टार्ट किया, रिजरेक्ट किया, फिर से उस बहस को, आर्ग्यूमेंट को निकाल दिया या उस पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया उस टॉपिक पे। तो इस तरह से हम रिजरेक्ट वर्ड को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिजरेक्ट द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। तो सरकार जो है पुरानी, मतलब कि ओल्ड शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी को फिर से जीवित करने की योजना बना रही है।
अगला वर्ड है SPAWN, स्पॉन। एक वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों हो सकता है। स्पॉन का अर्थ होता है पैदा करना, जन्म देना, उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस, क्रिएट, गिव बर्थ टू समथिंग। जनरली ये पता है क्या है इसका, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। इसका रूट क्या है, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, मतलब संतान या नई चीज उत्पन्न करने को हम स्पॉन बोलते हैं। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग भी हो सकता है। जैसे पैदा करना, जन्म कर देना तो हुआ ही, उत्पन्न होना भी इसका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। जनरेट भी आप बोल सकते हो, क्रिएट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मुझे समझना हो तो जो कोई चीज, किसी नई चीज या कोई नई समस्या या विचार या जीवन को जन्म देती है तो उसे हम स्पॉन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर क्या है, द पॉलिसी चेंज स्पॉन इंटेंस डिबेट अक्रॉस द एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे तो ऑफस्प्रिंग नहीं जन्म दे रहा है ना कोई, यहाँ पे तो किसी जीव को जन्म दे रहा है। यहाँ पे क्या अर्थ हो रहा है कि नीति में बदलाव ने शिक्षा क्षेत्र में तीखी बहस को, आर्ग्यूमेंट को क्या किया, एक डिबेट को क्या किया, जन्म दे दिया। ठीक, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैम्बर। CLAMBER। क्लैम्बर का अर्थ होता है चढ़ना या कठिनाई से ऊपर जाना। देखो क्लाइंब में और क्लैम्बर में क्या डिफरेंस है। क्लाइंब मतलब आप किसी भी इक्विपमेंट का यूज करके भी आप चढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन क्लैम्बर खास इस चीज पे जोर देता है कि जब आप चढ़ते हो तो कठिनाई से ऊपर जा रहे हो। जनरली क्लाइंब विद डिफिकल्टी यूजिंग हैंड्स एंड फीट, तो उसे हम बोलते हैं क्लैम्बर। जब कोई व्यक्ति हाथ पैरों की मदद से मुश्किल से ऊपर चढ़ता है, खासकर पहाड़ पर, दीवार पर या कोई भी ऐसी जगह जो ऊंची हो, तो वहां पर हम क्लैम्बर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे सैनिक पहाड़ी पर क्लैम्बर करते हुए ऊपर पहुंचे, मतलब क्या करते हुए, कठिनाई से ऊपर पहुंचे, अपने हाथ पैरों का यूज करते हुए क्लैम्बर करते हुए ऊपर पहुंचे। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन क्लैम्बर्ड ओवर द रॉक्स। बच्चे जो हैं चट्टानों पर, रॉक्स पर कठिनाई से चढ़ गए। फाइन, तो आपको समझ में आया होगा क्लैम्बर और क्लाइंब में डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन है डिफरेंस, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्लैम्बर वर्ड का यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका सिनोनिम्स क्लाइंब हो सकता है, क्रॉल भी आप बोल सकते हो, क्रॉल करना, तो उसे भी आप एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हो। लेकिन वही सिनोनिम अगर एग्जाम के लिए है तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। अगला है कंसाइन। कंसाइन वर्ड, कंसाइन का अर्थ, पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है सौंपना, किसी चीज को सौंपना या सुपुर्द करना, मतलब टू हैंड ओवर ऑफिशियली, किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, है ना, किसी डॉक्यूमेंट्स को जब किसी दूसरे के हवाले करते हो तो वहां पर हम कंसाइन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे व्यापारी, कोई बिजनेसमैन है, उसने माल गोदाम में कंसाइन कर दिया, या आप ऐसा बोल सकते हो कंपनी ने सामान विदेश कंसाइन कर दिया, मतलब सौंप दिया। उसने डॉक्यूमेंट्स बैंक को कंसाइन कर दिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे दिए। तो इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी कंसाइन द गुड्स टू द वेयर हाउस। कंपनी ने सामान गोदाम को सुपुर्द कर दिया, मतलब सौंप दिया, गोदाम को भेज दिया या दे दिया। तो कंसाइन का आई होप समझ में आया हो। मतलब हमारा अगला फ्रेज है वो है ऑर्गेनाइज अ बायकॉट। ऑर्गेनाइज अ बायकॉट क्या होता है? बायकॉट का तो मतलब समझ में आता है। बायकॉट का अर्थ होता है जब किसी चीज को आप बहिष्कार कर देते हो किसी चीज का, तो उसको तो, लेकिन ऑर्गेनाइज अ बायकॉट मतलब क्या हुआ? देखिए ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ये एक स्पोर्ट्स सेक्शन में था। ऑर्गेनाइज अ बायकॉट, बहिष्कार आयोजित करना या सामूहिक विरोध करना। इंग्लिश में बोले तो टू अरेंज अ पब्लिक रिफ्यूजल टू सपोर्ट और बाय समथिंग, टू सपोर्ट और बाय समथिंग। जब लोग किसी चीज को ना, जैसे किसी कंपनी को बोल सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हो, किसी पर्सन के लिए बोल सकते हो, किसी वस्तु के लिए बोल सकते हो, किसी सर्विस के लिए बोल सकते हो। तो कोई भी चीज जब उनके खिलाफ आप विरोध जताते हैं तो उसका मतलब खरीदना या बेचना, उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो उस चीज को हम बायकॉट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे विरोध को जब प्लान करते हो तो वहां पर बोलते हैं ऑर्गेनाइज अ बायकॉट। मतलब ऐसे विरोध का जब योजना बनाकर चलना, ऐसे विरोध का योजना बनाकर चलने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज अ बायकॉट। एग्जाम्पल, वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड अ बायकॉट अगेंस्ट अनफेयर पॉलिसीज। जो वर्कर्स हैं जो उन्होंने अनुचित नीतियों, मतलब कि अनफेयर पॉलिसीज के खिलाफ बहिष्कार, बायकॉट आयोजित किया, ऑर्गेनाइज अ
बाइकॉट। आई होप समझ में आया हो। प्लीज है हडल ओवर। हडल ओवर का अर्थ दो मीनिंग होता है। पहला तो होता है पास आकर झुकना, जब आप किसी चीज को पास आकर झुक कर देखते हैं तो वहां पे भी हडल ओवर का यूज हो सकता है। और एक होता है मिलकर देखना, डिस्कस करना, यहाँ पर भी आप हडल ओवर का यूज कर सकते हैं। मैं इस चीज का डिफरेंस आपको अभी बताती हूँ। देखिए, हडल ओवर मतलब हुआ गैदर क्लोजली या डिस्कस टुगेदर, किसी चीज को ध्यान से देखने या समझने या कभी कभी चर्चा करने के लिए लोगों का एक दूसरे के पास आना और मतलब एक साथ मिलकर डिस्कस करना, तो इसको हम हडल ओवर बोलेंगे। अगर जैसे मान लीजिए हमें बोलना हो बच्चे किताब देखने के लिए हडल ओवर हो गए, मतलब देखने के लिए क्या हो गए, झुक गए बिल्कुल, और क्या किताबें हैं, बुक्स क्या हैं वो देखने लगे। या आप ऐसे बोल सकते हैं ऑफिस में लोग रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हडल ओवर करते हैं, मतलब क्या होते हैं कि रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए एक साथ मिलकर देखते हैं। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कांग्रेस इन हडल ओवर केरला सीएम डेजिग्नेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि केरला के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए जो व्यक्ति हैं उनको लेकर कांग्रेस जो है गहरी डिस्कशन में है, आपसी विचार विमर्श में है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मिलकर झुक कर देखना नहीं हुआ, यहाँ मीनिंग क्या हो गया कि मिलकर चर्चा करना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। हमारा अगला वर्ड है ये अस्ट्यूट। अस्ट्यूट, ठीक है, अस्ट्यूट एक एडजेक्टिव वर्ड है और जिसका अर्थ होता है चतुर व्यक्ति या वैसा व्यक्ति जो सूझबूझ वाला हो, क्लेवर हो एंड क्विक इन अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो बहुत अच्छा हो, तो उसे हम बोलते हैं अस्ट्यूट, क्लेवर एंड क्विक। ठीक है, स्मार्ट होता है, शार्प होता है, वाइज होता है। तो जो व्यक्ति स्थिति को जल्दी समझकर समझदारी से सही निर्णय लेता है तो उसे हम चतुर या सूझबूझ वाला व्यक्ति कहते हैं। फाइन। जैसे कि मान लो अगर हमें बोलना है कि वह एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, मतलब एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, क्या इसका मतलब हुआ कि वो जो पॉलिटिशियन है वो बहुत चतुर है, सूझबूझ वाला पॉलिटिशियन है। एक एस्ट्यूट व्यापारी जो होता है, एक एस्ट्यूट बिजनेसमैन जो होता है, सही समय पर सही फैसले लेता है। तो हम डेली इस तरह से वर्ड को बीच में डालकर यूज कर सकते हैं और अपने वर्ड का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द मिनिस्टर मेड एन एस्ट्यूट डिसीजन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान मंत्री ने बहुत सूझबूझ, मतलब वो जो मिनिस्टर था उसने बहुत सूझबूझ वाला निर्णय लिया। नेक्स्ट हमारा है अनइम्पीचेबल प्रिंसिपल। अनइम्पीचेबल प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? ये फ्रेज है और इसका मतलब होता है, हिंदी तो बहुत ही वो है थोड़ा, निर्विवाद सिद्धांत। प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है, तो निर्विवाद सिद्धांत या ऐसा सिद्धांत जिस पर प्रश्न न उठे। ठीक है, प्रिंसिपल दैट कैन नॉट बी डाउटेड और क्वेश्चनड, तो उसे हम बोलते हैं अनइम्पीचेबल प्रिंसिपल। ऐसे सिद्धांत जो पूरी तरह सही हो, नैतिक हो, मोरल हो और विश्वसनीय माने जाएं, तो ऐसे प्रिंसिपल को जिन पर कोई आरोप और संदेह या आपत्ति ना हो, तो उसे हम अनइम्पीचेबल प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे बोले अगर कि एक जज को अनइम्पीचेबल प्रिंसिपल पर चलना चाहिए, जो जज होता है, किसी भी कोर्ट का जो जज होता है, उसे हमेशा ऐसे सिद्धांत पर चलना चाहिए जिस पर प्रश्न न उठ सके। तो वैसे प्रिंसिपल को हम क्या कह दिए? अनइम्पीचेबल प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, द लीडर वॉज नोन फॉर हिज कमिटमेंट टू अनइम्पीचेबल प्रिंसिपल इन पब्लिक लाइफ। वह जो लीडर है, वो जो नेता है, वो सार्वजनिक जीवन मतलब पब्लिक में अपने निर्विवाद सिद्धांतों, अनइम्पीचेबल प्रिंसिपल के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, मतलब उसको मानता है, उसको फॉलो करता है। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज फरलो। फरलो, अब ये बहुत अच्छा वर्ड मुझे मतलब कि मुझे दिखा। फरलो जो है नाउन और वर्ब एज अ वर्ड, मतलब एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वर्ड को हम एज अ नाउन एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, फरलो का अर्थ होता है अस्थायी छुट्टी या विशेष अवकाश, लेकिन इसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। देखिए मैं बताती हूँ क्या कॉन्टेक्स्ट है। इंग्लिश में बोले तो टेम्पररी लीव फ्रॉम ड्यूटी, ऐसा भी आप बोल सकते हो, स्पेशली फॉर सोल्जर्स और प्रिजनर्स, ये कॉन्टेक्स्ट है। ये फरलो जो वर्ड है ना, हम जनरली सोल्जर्स, मिलिट्री, आर्मी या जो कैदी होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी सैनिक, किसी कर्मचारी या किसी कैदी को कुछ समय के लिए आधिकारिक रूप मतलब ऑफिशियल तरीके से दी गई टेम्पररी छुट्टी को हम फरलो कहते हैं। जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो कैदी को परिवार से मिलने के लिए फरलो दी गई। ठीक है, पैरोल बोलते हैं ना हम लोग, कि जैसे ऐसे बोल रहा है कि उस कैदी को ना परिवार से मिलने के लिए फरलो दी गई। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं सैनिक जो हैं, वो जो
सैनिक हैं उनको फेस्टिवल पर फरलो पे घर गया, मतलब कि ऑफिशियल तरीके से उसको अस्थाई छुट्टी मिली तो उस पे वो अपने घर को विजिट किया। तो इस तरह से हम फरलो वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिजनर वॉज गारंटेड फरलो फॉर 10 days टू अटेंड अ फैमिली सेरेमनी। परिवार के एक फैमिली सेरेमनी मतलब परिवार के एक समारोह में शामिल होने के लिए जो प्रिजनर था, कैदी था, उसको 10 दिन की अस्थायी छुट्टी दी गई। नेक्स्ट इज, अच्छा, ये जो शब्द है फरलो, कैदियों के लिए, प्रिजनर्स के लिए, सोल्जर्स के लिए, एम्प्लॉयज के संदर्भ में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है फ्रैगमेंट आइडेंटिटीज। फ्रैगमेंट आइडेंटिटीज ये एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है खंडित पहचान या बटी हुई पहचान। मतलब अब ये खंडित पहचान क्या होगा, मतलब किस तरह की आइडेंटिटी जो डिवाइडेड हो या ब्रोकन सेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, जब किसी व्यक्ति या समाज की पहचान एकजुट न होकर अलग अलग हिस्सों में बट जाती है तो वहां पर हम फ्रैगमेंट आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे कि जाति, धर्म, वो इस धर्म का है, बटा हुआ है, उस भाषा का है, बटा हुआ है, क्षेत्र, वर्ग, इन सब के आधार पर जब लोग अलग अलग पहचान में बट जाते हैं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, फ्रैगमेंट आइडेंटिटीज। फाइन, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम The debate on caste and region often highlights fragment identities in society। तो जाति और क्षेत्र पर बहस जो होती है, बहस समाज की बटी हुई पहचान को दिखाती है। इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ। ठीक है, जाति और क्षेत्र पर बहस समाज की बटी हुई पहचान को बताती है, दर्शाती है, दिखाती है। अगला वर्ड है हमारा कंबरसम। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स में भी आ चुका है ये वर्ड, और ये हिंदी एडिटोरियल से लिया गया वर्ड है। कंबरसम मतलब हिंदू न्यूज़पेपर, जरूरी थोड़ी है कि एडिटोरियल में ही सिर्फ यूज हो। कंबरसम एक एडजेक्टिव वर्ड है और कंबरसम का अर्थ होता है बोझिल, जटिल, कठिन। इसको आप नॉर्मली क्या बोलते हो, डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज इट इज हेवी और कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज इट इज हेवी और कॉम्प्लिकेटेड यानी कोई भी ऐसी चीज जो संभालने में मुश्किल हो या जिसकी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसे हम कंबरसम बोलेंगे। जैसे लंबी पेपर वर्क कंबरसम हो सकता है, जटिल रूल्स, ठीक है, स्लो ऑफिशियल प्रोसेस। तो ये सारे क्या, हम इस तरह से वर्ड को मैं समझाने के लिए ये सब यूज कर रही हूँ, ये सब वर्ड्स यूज कर रही हूँ, फ्रेज यूज कर रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, द कंबरसम पेपर वर्क डिलेड द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। जटिल कागजी प्रक्रिया जो पेपर वर्क था उसने क्या किया, प्रोजेक्ट के अप्रूवल को देर कर दिया, मतलब लेट कर दिया। नेक्स्ट इज ऑस्पिसेज। ऑस्पिसेज, ठीक है, AUSPICES। ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है क्या, संरक्षण, समर्थन, मार्गदर्शन। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा अगेन, लेकिन इसका ये तीनों मीनिंग आप लेकर चल सकते हैं। संरक्षण, ठीक है, समर्थन या मार्गदर्शन, सपोर्ट और प्रोटेक्शन गिवन बाय एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्पिसेज। ठीक है, ऑस्पिसेज सपोर्ट होता है, प्रोटेक्शन होता है, गिवन बाय एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, कोई भी पर्सन के द्वारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जब कोई बड़ी संस्था हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या कोई अथॉरिटी वाला हो, किसी काम को अपना समर्थन देता है, संरक्षण या मार्गदर्शन देता है, तो वहां पर हम ऑस्पिसेस वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द सेमिनार वॉज हेल्ड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। सेमिनार जो है विश्वविद्यालय, मतलब जो सेमिनार है वो किसके संरक्षण में आयोजित किया गया, यूनिवर्सिटी के संरक्षण में आयोजित किया गया। ठीक, ऑस्पिसेस का मतलब होता है संरक्षण वगैरह और अथॉरिटी का सहारा जनरली। ठीक है, किसी इवेंट को जब गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में होती है तो वहां पर हम इस वर्ड यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। अगला वर्ड है चेयरीनेस। चेयरीनेस का अर्थ होता है, ये नाउन है पहले तो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है सावधानी, सतर्कता या संकोच। केयरफुल, कॉशन जिसे आप बोलते हो, या कॉशियस एटीट्यूड। ठीक है, जो कॉशियस मतलब सावधानी पूर्वक जो एटीट्यूड होता है। तो जब किसी काम को, किसी व्यक्ति को या किसी निर्णय, डिसीजन के प्रति जब आप बहुत सोच समझकर, सावधानी से, केयरफुल होकर, जल्दी भरोसा न करते हुए आगे बढ़ने की जो चीज होती है, एक प्रवृत्ति होती है, उसको हम चेयरीनेस कहते हैं, चेयरनेस बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि हमेशा जब इन्वेस्ट किया करो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया करो, तो उस समय चेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है। चेयरनेस के साथ किया करो मतलब सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ
किया करो। अब यहाँ पे संकोच भी होता है इसका अर्थ, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है, कि आप क्या यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि अजनबियों पर भरोसा करने में चियरनेस अच्छी होती है, क्या होता है कि कभी कभी संकोच जो होता है, या यहाँ पर सतर्कता भी बोल सकते हैं कि अजनबियों पे, स्ट्रेंजर पे भरोसा करने से पहले चियरनेस अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ का, द इन्वेस्टर्स शोड चेयरनेस बिफोर फंडिंग द न्यू स्टार्टअप। निवेशकों मतलब इन्वेस्टर्स, ठीक है, उन्होंने नए स्टार्टअप में पैसा लगाने से पहले काफी सावधानी दिखाई और दिखानी भी चाहिए। फाइन, तो आपको समझ में आया होगा, कॉशियस बिहेवियर एक तरह से होता है ये। अगला वर्ड है कमेंसरेबल। कमेंसरेबल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तुलनीय या समानुपाती या अनुरूप। समान अनुपाती मतलब कि एक समान होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो और आपको उसको वो करना हो, मतलब उसका डिफरेंस देखना हो, तो आप क्या करोगे, कौन छोटा है या कौन बड़ा है, या कौन ज्यादा है या कौन कम है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि एक को किलो में ऐसे हाइट ही अगर आप मेजर कर रहे हो, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो कि एक को सेंटीमीटर में देख रहे हो और एक को किलो में देख रहे हो कि कितना किलो है कितना। इस तरह से तो कभी भी मेजरमेंट नहीं होता है। हमेशा प्रोपोर्शन होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, जो चीज तुलना में होना चाहिए, तो उसे आप कमेंसरेबल बोलते हो, ठीक है। तुलनीय, समानुपाती, अनुरूप, एबल टू बी कंपेयर्ड फेयरली, इक्वल इन वैल्यू और डिग्री। इक्वल इन वैल्यू और डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो जब दो चीजों का मूल्य, महत्व, आकार, उनकी मेहनत, किसी की जिम्मेदारी या स्तर के हिसाब से एक दूसरे के अनुरूप हो और उनकी सही तुलना की जा सके, कंपेयर सही से किया जा सके, तब उसे क्या कहते हैं, कमेंसरेबल, ठीक है, कमेंसरेबल कहा जाता है। यानी जो चीज जितनी है उसके अनुसार दूसरा परिणाम भी वैसा ही होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कमेंसरेबल। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। हर सैलरी शुड बी कमेंसरेबल विथ हर एक्सपीरियंस या एंड स्किल्स, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि उसका वेतन, उसकी सैलरी जो है उसके अनुभव और कौशल के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पे अनुरूप भी है, मतलब उसके लेवल का होना चाहिए। नेक्स्ट इज फे अकॉम्पली। फेट अकॉम्पली नहीं, यहाँ पे टी साइलेंट होगा, फे अकॉम्पली। और इसका अर्थ होता है, ये नाउन फ्रेज है और इसका अर्थ होता है पहले से किया हुआ काम या तय हो चुकी स्थिति या अपरिवर्तनीय निर्णय, जिसका चेंज ना किया जा सके, ठीक है, जिसका परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिवर्तनीय निर्णय। तो जब कोई काम या निर्णय पहले से ही पूरा हो चुका हो या अब उसे बदला ना जा सके, उसे फे अकम्पली कहते हैं। यानी ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन जिसमें लोगों के पास उसे स्वीकार, एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो, कोई विकल्प ना हो, तो वहां पर हम फे अकम्पली बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द मर्जर वॉज प्रेजेंटेड टू एम्प्लॉयज एज अ फे अकॉम्पली। जो कर्मचारियों के सामने, एम्प्लॉयज के सामने जो विलय को इंग्लिश में बोला जाता है मर्जर। जब दो कंपनियां एक साथ मिल जाती है तो उसे हम विलय कहते हैं, या एक में समा जाती है, बड़ी कंपनी छोटे को अपने अंडर ले लेती है, तो वहां पे विलय बोलते हैं। तो कर्मचारियों के सामने विलय को पहले से तय और पूरा हो चुके निर्णय की तरह प्रस्तुत किया गया, मतलब अब कोई चांस नहीं है कुछ भी चेंज होने का। नेक्स्ट एंड दिस वन इज लास्ट for this video is inebriate। inebriate वर्ड जो है एज अ वर्ब, एज अ नाउन यूज होगा, जिसका अर्थ होता है नशे में करना या मदहोश करना। शराबी व्यक्ति को बोल सकते हैं। मैंने बोला कि ये नाउन भी है, तो शराबी व्यक्ति को भी आप बोल सकते हो। तो जब किसी व्यक्ति को शराब या किसी नशीली चीज के कारण नशे की सिचुएशन में पहुंचा दिया जाए तो उसे हम inebriate कहेंगे, ठीक है। नाउन रूप में इसका अर्थ ऐसा व्यक्ति भी होता है जो अक्सर नशे में रहता है, तो उसे भी हम inebriate बोलेंगे, ठीक है। टू मेक ड्रंक, अ पर्सन हैबिचुअली ड्रंक, जो हमेशा पीता हो, जो नशे में रहता हो, तो उसे हम inebriate बोलेंगे। अत्यधिक ज्यादा शराब किसी व्यक्ति को जल्दी inebriate कर सकती है, हम इस तरह से बोल सकते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर inebriate सिचुएशन में रहना, इनेब्रिएट अवस्था में रहना कई बार परेशानी का कारण बन सकता है। मतलब पब्लिक प्लेसेस पे आपको अल्कोहल लेकर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, इस तरह से बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग ड्रिंक क्विकली इनेब्रिएटेड हिम ड्यूरिंग द
पार्टी, तेज शराब ने पार्टी के दौरान उसे जल्दी नशे में कर दिया। शराब ने उसे नशे में कर दिया, नशे में ला दिया। है इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट। इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट द हिंदू न्यूज़पेपर में यूज हुआ था, वहां से मैंने लिया है। देखिए, इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट का अर्थ होता है पुराने पदधारियों को और मजबूत करना। अब पदधारियों मतलब जो कोई किसी पोस्ट, किसी डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है। इंट्रेंचिंग खुद का जो इंट्रेंचिंग वर्ड है, इसका अर्थ होता है गहराई से कोई चीज स्थापित होना या करना, ठीक है। और इनकम्बेंट मतलब क्या हुआ, जो वर्तमान में पदधारी हैं, जो पोस्ट पे बैठे हैं, जो पद को धारण किए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। और पुराने पदधारियों को और मजबूत करना, मेकिंग करेंट पीपल इन पावर स्ट्रॉन्गर। तो जो लोग पहले से सत्ता या पद पर हैं, उन्हें इतना मजबूत बना देना कि उन्हें हटाना, उन्हें रिमूव करना कठिन हो, ठीक है। यह जो सिस्टम है या जो व्यवस्था है, वो पुराने जो नेता हैं और पुराने नेताओं को और मजबूत करती है, यानी इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉलिसी इज अक्यूज्ड ऑफ इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट। इस नीति पर, इस पॉलिसी पर जो पुराने पदधारियों को और मजबूत करने का आरोप है। मतलब कि पॉलिसी पे ये आरोप है कि इस तरह की पॉलिसी से क्या होंगे कि जो पहले से पद पे हैं, बैठे हुए हैं, उनको और स्ट्रांग कर दिया गया। अच्छा, इससे नुकसान क्या है इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट? देखिए, नुकसान ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत बाहर के नए लोगों को मौका मिलना कम हो जाता है, कंपटीशन जो होता है वो घट जाता है, मोनोपोली जो होती है ना, उस तरह का सिचुएशन एक तरह से समझिए क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट का, जो पुराने पदधारियों को और मजबूती मिल जाती है। नेक्स्ट इज eerily disquieting। eerily disquieting इज अ फ्रेज और इसका अर्थ है अजीब तरह से डरावना या बेचैन कर देने वाला, इतना डरावना, इतना फ्राइटनिंग कि सामने वाला बेचैन हो जाए, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रेंजली डिस्टर्बिंग और फ्राइटनिंग, डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो बहुत अजीब लगे, मन में डर, घबराहट और बेचैनी पैदा करे, तो वहां पर हम eerily disquieting का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें बोलना हो रात की वह पूरी तरह, रात को वो जब आ रहा था तो जो रोड था वो इतनी शांत थी और कि eerily disquieting लग रही थी। इस तरह से हम अगर यूज करें तो मतलब कि जो रात का वक्त था तो वो बिल्कुल, जो रोड था वो इतना, जो रास्ता था वो इतना अजीब तरह से डरावना दिख रहा था, eerily disquieting था। फाइन, तो इस तरह से हम ये फ्रेज यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, eerily खुद जो वर्ड है eerily का अर्थ होता है अजीब तरह से, डरावने ढंग से। फाइन, और वही डिस्क्वेटिंग का अर्थ होता है जो चीज बेचैन करने वाली हो, तो उसे हम डिस्क्वेटिंग बोलते हैं। तो eerily disquieting मिलकर एक फ्रेज बन गया जिसका अर्थ हो गया अजीब तरह से डरावना या बेचैन कर देने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं। द एम्प्टी हाउस फेल्ट eerily disquieting एट नाइट। जो रात में वह जो एम्प्टी हाउस है, खाली घर है, अजीब तरह से डरावना, डराने वाला है या डर पैदा करने वाला है या बेचैनी करने वाला है, लगता है। नेक्स्ट वन इज, ये वर्ड है कैज। CADGE। कैज एक वर्ब और नाउन, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरीके से यूज होगा, और इसका अर्थ होता है मुफ्त में लेना या उधार मांगना। गेट समथिंग फॉर फ्री बाय आस्किंग। गेट समथिंग फॉर फ्री बाय आस्किंग, जिसको आप नॉर्मली बोलते हो ना कैज, मतलब बेक करना या बोरो करना, ठीक है। बेक करना, बोरो करना, ये आप नॉर्मली बेसिक इंग्लिश में यूज करते हो। तो किसी से बिना पैसे दिए बार बार कुछ मांग कर लेना को हम क्या बोल सकते हैं? कैच बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। He tried to catch a free meal। He tried to catch a free meal। उसने मुफ्त खाना पाने की कोशिश करी। मुफ्त में लेना, उधार मांगना को हम कैच बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आए तो कैच वर्ड रहेगा, उससे सिनोनिम अगर पूछा जाए तो आप क्या बोल, उसमें क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है गेट समथिंग फॉर फ्री बाय आस्किंग, या ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है बेग, या ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है बोरो, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर के जो वोकैब और फ्रेजेस होते हैं ना, वो बहुत ट्रेंडिंग होते हैं। आरसी वगैरह जनरली जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो या अच्छे लेवल के एग्जाम्स में, आरसी जो होता है जनरली देखा गया है कि द हिंदू न्यूज़पेपर से डायरेक्ट उठा कर दे देता है। नेक्स्ट इज ग्रबर। ग्रबर इज अ नाउन। ग्रबर वर्ड इज अ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है लालची व्यक्ति या गंदगी में खोजने वाला। लालची व्यक्ति या गंदगी में खोजने वाले, मतलब अ पर्सन हु ग्रैब्स ग्रीडली और सर्चेज रफली फॉर थिंग्स। मतलब
अगर कहें तो ग्रबर उस व्यक्ति को कहते हैं जो लालच से चीजें बटोरता है, या उनको भी बोल सकते हैं जो गंदगी या मिट्टी में कुछ खोजता रहता है, तो वहां भी उनको हम ग्रबर बोलते हैं। ग्रबर, स्कैवेंजर, माइजर, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हो जाते हैं इनके। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, ही लुक्ड लाइक अ ग्रबर ऑलवेज सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा कॉइन्स। मतलब वो एक लालची व्यक्ति है, जैसा लगता है कि वो हमेशा एक्स्ट्रा कॉइन्स मतलब कि एक्स्ट्रा के सिक्के ढूंढता रहता है। सो इस तरह से हम ग्रबर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेडी बोल सकते हो, ग्रेडी पर्सन बोल सकते हो आप इनको। नेक्स्ट वन इज इट्स लेस्ट, LEST। हालांकि ये मुझे वोकैबुलरी सीरीज के वीडियोस में डालना चाहिए था, बट फिर भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। लेस्ट, LEST कंजंक्शन है और जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, या ताकि ना। जैसे कि आपको अच्छे से मैं समझाती हूँ, इंग्लिश में बोले तो फॉर फियर दैट या टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू फियर दैट, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, इन केस, क्या बोलते हो ना, इन केस, सो दैट नॉट। इस तरह से जब आप बोलते हो, जैसे लेस्ट का प्रयोग तब होता है जब हम किसी बुरी या अनचाही स्थिति से, अनचाही सिचुएशन से, अनवांटेड सिचुएशन से बचने की बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि, तो वहां पर हम लेस्ट वर्ड का, लेस्ट कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जल्दी निकलो लेस्ट हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी निकलो कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन मिस कर दें। यहाँ पे एग्जाम्पल है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल द एग्जाम, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल द एग्जाम, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में असफल हो जाओ, एग्जाम में फेल हो जाओ। तो इस तरह से हम लेस्ट वर्ड का, लेस्ट कंजंक्शन का यूज करेंगे। अगला हमारा फ्रेज है फाउल मूड। फाउल मूड क्या होता है? फाउल मूड का अर्थ होता है बहुत खराब मूड या चिड़चिड़ा मन। ठीक है, इरिटेटेड जो आप फील करते हो, वेरी बैड और एंग्री मूड, बैड मूड, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाउल मूड। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? जैसे ग्रम्पी, आप बोलते हो ना ग्रम्पी मूड है, व्हाई आर यू बीइंग सो ग्रम्पी, हम कभी कभी बोलते हैं ना व्हाई आर यू बीइंग सो ग्रम्पी, तो बैड टेम्पर, ये सब भी इससे सिनोनिम्स हो सकते हैं। फाउल मूड मतलब वेरी बैड और एंग्री मूड। जैसे अगर हमें बोलना हो कि आज वह फॉल मूड में है, मतलब क्या कि आज जो है वो चिड़चिड़े मूड में है या बहुत खराब मूड में है या गुस्से वाले मूड में है। ठीक है, आज बॉस फॉल मूड में है, मतलब कि हमारा बॉस जो है उनका आज मूड खराब है, सुबह से वो फॉल मूड में है। माँ फॉल मूड में थी, इसलिए मैंने बाद में बात करना अच्छा समझा। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज इन अ फाउल मूड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। बहस, आर्ग्यूमेंट के बाद वो बहुत ही खराब मूड में थी। सो आई होप आपको समझ में आया हो। फाउल मूड मतलब बहुत खराब, गुस्से वाला या चिड़चिड़ा मन। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है, इरिटेटेड फील करता हो, तो हम उसे फाउल मूड में होना बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग क्या होता है? एक्सपोनेंट पढ़ा है अपने मैथ्स में, अपने पढ़ा होगा शायद, जैसे 2 to the power 2, 2 to the power 8, 8 to the power 2, तो वो जो ऊपर का 2 है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज डबल, ट्रिपल, 4 times 5 times बहुत तेजी से बढ़ना। ठीक है, मतलब तेज होना। ग्रोइंग अगर लगा हुआ है मतलब बढ़ना। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग का अर्थ है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ या तेजी से फैलता हुआ, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली ओवर टाइम, हम ऐसा बोल सकते हैं। या आप नॉर्मली क्या बोलते हो? रैपिडली इंक्रीजिंग, फास्ट ग्रोइंग। तो ये सारा जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग का सिनोनिम तरीके से हम सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग क्विकली हम ऐसे भी बोलते हैं, शार्पली राइजिंग ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझे तो कि जैसे कि कोई भी चीज, जब कोई चीज धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ती हो, लगातार बढ़ती जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। जैसे मान लो अगर हमें बोलना ऑनलाइन बिजनेस जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से फैल रहा है। मोबाइल यूजर्स की संख्या जो है, मोबाइल यूजर्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग हो रहे हैं। ग्रोइंग है मतलब क्या है कि जो मोबाइल यूज करने वाले लोग जो हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खर्चे आजकल बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग लगते हैं। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिमांड फॉर इंटरनेट सर्विसेज इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। इंटरनेट सर्विसेज की जो मांग है बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत लोग जो है इंटरनेट की सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्पोटिक रिजीम। डिस्पोटिक रिजीम क्या होता है? डिस्पोटिक रिजीम इज अ फ्रेज जिसका अर्थ होता है तानाशाही शासन या निरंकुश, जिस पर कोई तरह का स्टॉप ना हो, स्टॉप ना लगे, तो निरंकुश सत्ता। रूल बाय एब्सोल्यूट पावर और
एंड ऑपरेशन। अब ये क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ होता है, जैसे आपने नॉर्मली बेसिक वर्ड में समझे तो डिक्टेटरशिप आप जिसको बोलते हो, है ना, ऑटोक्रेटिक रूल जिसे आप बोलते हो, डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, ऐसा रूल, ऐसा शासन जहां शासक जो है अपनी मनमानी करता है और जो उनके अंडर है, मतलब जो भी क्षेत्र या रीजन या जनता पॉपुलेशन है, उनकी स्वतंत्रता बहुत कम होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया बोल सकते हो, ठीक है। तो उस तरह के जो शासन है उसको क्या बोलोगे आप? डेस्पोटिक रिजीम। जैसे कि लोग डेस्पोटिक रिजीम के खिलाफ थे, क्या थे? डेस्पोटिक रिजीम के खिलाफ थे, मतलब कि उनको तानाशाही शासन नहीं चाहिए लोगों को। वहां का राजा, नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है वो क्या है? डेस्पोटिक रिजीम चला रहा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो जनता इस डेस्पोटिक रिजीम से परेशान थी। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द पीपल सफर्ड अंडर अ डेस्पोटिक रिजीम फॉर मेनी ईयर्स। लोग कई वर्षों तक तानाशाही शासन से परेशान थे, पीड़ित थे। नेक्स्ट इज विजरल। विजरल VISCERAL। विजरल इज एडजेक्टिव, ये वर्ड है और इसका अर्थ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा। जिसका अर्थ होता है गहरी भावना, अंदरूनी एहसास, अंदर की फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन, डीप स्ट्रॉन्ग इमोशनल। जब इमोशंस होते हैं उसको हम विसरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें बोलना हो कि उसकी बात पर मुझे विसरल गुस्सा आया। अब उस विसरल गुस्सा आया मैं आपको इंग्लिश में बीच में इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। जैसे उसकी बात पर मुझे विसरल गुस्सा आया, मतलब क्या हुआ भाई? मतलब बहुत तेज गुस्सा आया, अंदर से गुस्सा आया, अंदरूनी गुस्सा आया, ठीक है। माँ का प्यार बहुत ही विजरल होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? माँ का प्यार जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन वाला होता है, ये सेंस दे दिया, ठीक है। तो इंटेंस लव जिसको आप बोल रहे हो, इमोशनल, इंस्टिंक्टिव, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं, she had a visceral reaction to the news। she had a visceral reaction to the news मतलब उसे खबर पर गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई। फाइन, रिएक्शन का हिंदी होता है प्रतिक्रिया। तो उसको क्या हुआ कि उसको खबर पर जो न्यूज था उस पर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट इज मोरल कंपंक्शंस। ये क्या होता है? ये भी एक फ्रेज है, द हिंदू न्यूज़पेपर का ही फ्रेज है। मोरल कंपंक्शंस का अर्थ होता है नैतिक संकोच, अंतर आत्मा की ग्लानि। जैसे कि आप किसी को दुख पहुंचा दिए और आपको अंतर से क्या हो रहा है? ग्लानि। आप उस तरह के व्यक्ति नहीं है, लेकिन जाने अनजाने आपने उसको दुख पहुंचा दिया, तो क्या हुआ? अंदर से आपको ग्लानि हुई। तो नैतिक संकोच होना मतलब कि फीलिंग गिल्टी अबाउट राइट और रॉन्ग एक्शंस। जब किसी काम को करने से पहले मन में सही गलत को लेकर झिझक होती है, ग्लानि होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि अंतरात्मा की आवाज होती है, फील होती है, तो कि नहीं भाई नहीं करना चाहिए या ऐसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉरल कंपंक्शंस। फाइन, जैसे मुझे यह काम करते समय मोरल कंपंक्शंस महसूस हुए, मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये काम कर रहा था तो मुझे अंदर से ग्लानि हो रही थी। या ऐसे भी बोल सकते हैं ना, उसके अंदर मोरल कंपंक्शंस थे, इसलिए उसने गलत काम नहीं किया। उसके अंदर क्या था कि उसको नैतिक मतलब मोरल संकोच था, नैतिक संकोच था कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फाइनली उसने नहीं किया। तो इस तरह से हम मोरल कंपंक्शंस को यूज करते हैं इस फ्रेज को। एग्जाम्पल देखते हैं, गिल्ट बोल सकते हो, गिल्ट होना, फील करना, रिमोर्स भी बोलते हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल इज she had moral compunctions about telling a lie। उसे झूठ बोलने को लेकर अंदर से ग्लानि था, ठीक है। तो मॉरल मतलब होता है नैतिक और कंपंक्शंस का अर्थ होता है पछतावा या ग्लानि, ठीक। नेक्स्ट इज गैदरिंग स्टॉर्म। गैदरिंग स्टॉर्म मतलब क्या होता है? गैदरिंग स्टॉर्म इज अ फ्रेज और इसका अर्थ होता है आने वाला संकट, आने वाला संकट या बढ़ता हुआ रिस्क या बढ़ता हुआ डेंजर, बढ़ता हुआ खतरा। इंग्लिश में कहें तो अ प्रॉब्लम और डेंजर दैट इज ग्रेजुअली बिकमिंग सीरियस। जब कोई समस्या, जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई भी ऐसा रिस्क, इंसिडेंट या कोई भी चीज, ऐसी चीज, ऐसा खतरा जो धीरे धीरे बढ़ रहा हो और आगे चलकर बड़ा रूप लेने वाला हो, तो उसे हम बोलते हैं गैदरिंग स्टॉर्म। जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो लोग गैदरिंग स्टॉर्म को समझ नहीं पा रहे थे, अगर हम ऐसे बोलते तो उसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं ना हिंदी में
लोग गैदरिंग स्टॉर्म को नहीं समझ पा रहे थे, मतलब लोग आने वाले संकट को नहीं समझ पा रहे थे, या लोग बढ़ते हुए खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, आप उसका कॉन्टेक्स्ट जो पैराग्राफ है या जो भी आर्टिकल उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो उसके हिसाब से आप मीनिंग निकालोगे। तो आने वाला संकट, बढ़ते हुए खतरे को हम क्या बोलते हैं? गैदरिंग स्टॉर्म। अप्रोचिंग डेंजर बोल सकते हो, राइजिंग क्राइसिस बोल सकते हो। ठीक है, वार्निंग साइंस, ये भी आपका यूज हो सकता है एज अ सिनोनिम, किसके? गैदरिंग स्टॉर्म में। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, द कंपनी इग्नोर्ड द गैदरिंग स्टॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जो कंपनी में बढ़ती हुई जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, फाइनेंशियल समस्याओं के संकट को क्या किया? नजरअंदाज किया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होता है, स्टॉर्म मतलब तूफान, संकट, ऐसा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इज फोरबोर्डिंग सेंस। फोरबोर्डिंग सेंस इज अ फ्रेज और इसका अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका या बुरा होने का एहसास। स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। जब मन में पहले से मतलब ऐसा एहसास हो जाए, ऐसी फीलिंग हो जाए, ऐसा फियर स्टार्ट हो जाए कि कुछ तो बुरा होगा। होता है ना, कभी कभी इंट्यूशन ऐसा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उस चीज को क्या बोलते हो? फोरबोर्डिंग सेंस। फोरबोर्डिंग मतलब अशुभ आशंका, और सेंस मतलब एहसास या सेंस होना होता है ना, भावना, ऐसा फीलिंग तरह का। तो फोरबोर्डिंग सेंस मतलब बुरा होने का एहसास। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, She had a foreboding sense before the bad news arrived. बुरी खबर आने से पहले, बैड न्यूज आने से पहले उसे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। बुरा होने का एहसास पहले से ही हो रहा था, बाद में उसको न्यूज मिला। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि उसे घर से निकलते समय फोरबोर्डिंग सेंस हो रहा था, मतलब वो जब घर से निकल रहा था तो उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। या ऐसे बोल सकते हैं हम, उसके मन में फोरबोर्डिंग सेंस था कि आज तो कुछ गलत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा लाइन, अगर आप फ्रेजेस हिंदी के लाइन में बीच में घुसाकर यूज कीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप इंग्लिश में फ्रेम कर लीजिए, उस वर्ड को फिट कर लीजिए, फ्रेज को फिट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इट्स अ कॉर्पोरेट डोगमा। कॉर्पोरेट डोगमा इज अ फ्रेज, और कॉर्पोरेट डोगमा वर्ड का फ्रेज का अर्थ होता है कॉर्पोरेट कंपनी की अंधी नीति, आप जिसको बोलते हो। इंग्लिश में बोले तो फिक्स्ड कंपनी बिलीव्स और रूल्स दैट आर फॉलोड विदाउट क्वेश्चनिंग। पहले से कंपनी में है वो रूल और रेगुलेशन और वो बिलीफ और वो मान्यताएं, वो विश्वास जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है, अंधी नीति है। ठीक है, जब किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम कर रहे हैं, तो कुछ नियम होते हैं, विचार होती हैं, ऐसी मान्यताएं होती है जो बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए हमेशा मानी जाती है। तो उस तरह की नीति, उस तरह की पॉलिसी, बिलीफ या रूल को हम कहते हैं कॉर्पोरेट डोगमा। जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो कि कई वर्कर्स जो हैं कॉर्पोरेट डोगमा के कारण अपनी राय जो है खुलकर नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे सोचते हैं कि ये पॉलिसी के बारे में, कुछ भी किसी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में, तो इस वजह से, कॉर्पोरेट डोगमा की वजह से लोग अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यू मैनेजर चैलेंज द ओल्ड कॉर्पोरेट डोगमा। नए मैनेजर, जो न्यू मैनेजर था, उसने कंपनी को पुरानी मान्यताओं, पुरानी कॉर्पोरेट डोगमा पॉलिसीज को लेकर चुनौती दी। अच्छा, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है कॉर्पोरेट डोगमा का? रिजिड पॉलिसी, रिजिड मतलब फिक्स्ड बिलीफ बोल सकते हो। ब्लाइंड कॉर्पोरेट रूल, ट्रेडिशनल माइंडसेट, ये सारे क्या हो गए? इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज अक्रेशन। अक्रेशन जो वर्ड है, इट्स नॉट अ फ्रेज, इट्स अ वर्ड। ठीक है, बाय मिस्टेक वहां पे फ्रेज है। एक्रीशन वर्ड जो है नाउन है, और इसका अर्थ होता है धीरे धीरे बढ़ोतरी, या कभी कहते हैं ना, ये परत उसकी वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रहा है, मतलब ग्रेजुअल ग्रोथ बाय एडिंग स्मॉल पार्ट्स ओवर टाइम। जब कोई चीज धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों से के जुड़ने के कारण बढ़ती है, तो उसे हम एक्रीशन कहते हैं। जैसे मान लो आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभव, जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्रीशन की वजह से आपका एक्सपीरियंस जो है आपके नॉलेज को इंक्रीज करता है। अभी इसको कैसे हम यूज करेंगे? जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपके लाइफ में धीरे धीरे अब नॉलेज ऐड होता है। ठीक है, तो वहां पे हम एक्रीशन वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, यार बहुत सालों से एक्रीशन ने इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाया, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, सक्सेस केम थ्रू द एक्रीशन ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, कि धीरे धीरे जुड़ने से सक्सेस मिली। फाइन,
और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ग्रोथ बोल सकते हो, बिल्डअप होना बोल सकते हो, इंक्रीज होना बोल सकते हो। फाइन, तो इस तरह से एक्रेशन का अर्थ मतलब सीधा समझो तो धीरे धीरे जुड़कर कुछ चीज का बढ़ना, एक्सपेंड करना। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियाज। स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियाज ये फ्रेज है और इसका अर्थ होता है कि काल्पनिक भयावह भविष्य या विनाशकारी कल्पित समाज। मतलब क्या? इमेजिन फ्यूचर सोसाइटीज दैट आर डार्क, हार्मफुल और ट्रबल्ड। सिंपल सी बात समझो, अभी आप प्रेजेंट में हो, कभी कभी आप लोग कहीं ना कहीं से सुने होंगे, यार कलयुग का टाइम है, अभी तो कुछ नहीं, 10 साल बाद देखना क्या होगा, है ना? तो ये क्या है? स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियास। मतलब क्या कि इमेजिन किया कि सोसाइटी में फ्यूचर में कि इससे बुरा होगा, कुछ डार्क होगा, ऐसा कभी कभी लोग बोलते हैं ना, तो वो सेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो जब फ्यूचर के ऐसे समाज, ऐसी सोसाइटी की कल्पना की जाती है जहां जो है प्रॉब्लम्स है, अन्याय है, डर है, कंट्रोल है, विनाश है, सब बहुत अधिक हो, तो उसे हम बोलेंगे स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियाज। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म प्रेजेंट्स स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियाज शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल। यह फिल्म जो है, द फिल्म लगा है ना, तो एक पर्टिकुलर फिल्म के बारे में बताया जा रहा है। यह फिल्म तकनीक और नियंत्रण से बने भयावह भविष्य को समाज में दिखाती है चोक होल्ड। चोक होल्ड का अर्थ क्या होता है? मतलब कड़ा नियंत्रण या गला पकड़ना। जब आप किसी का गला पकड़ते हैं और तो वो क्या करता है? चोक होने लगता है। ठीक है, उसके गला जब आप जोर से पकड़ते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो चोक होने लगता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं चोक होल्ड। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल या टाइट ग्रिप, किसी व्यक्ति के गले को पकड़ने की पकड़ जो बहुत ज्यादा होती है, या किसी चीज पर बहुत ज्यादा सख्त नियंत्रण को हम चोक होल्ड कहते हैं। डिपेंड करता है कि आप जहां पर यूज करना चाहते हैं या आप जिस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, जिस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस तरह से आप इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो किसी पर बहुत सख्त पकड़ या नियंत्रण को चोक होल्ड कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी हैज अ चोक होल्ड ऑन द लोकल मार्केट। यहाँ पर क्या? गला पकड़ना नहीं है, यहाँ पर सेंस क्या दे रहा है? द कंपनी हैज अ चोक होल्ड ऑन द लोकल मार्केट, मतलब कंपनी का जो लोकल मार्केट है, स्थानीय बाजार पर बहुत मजबूत कंट्रोल है, बहुत मजबूत नियंत्रण है। फाइन, चलिए हमारा अगला फ्रेज है, इट्स अ नाउन फ्रेज, आउटस्टैंडिंग इश्यूज। आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्या होता है? मतलब लंबित समस्याएं या बाकी के मुद्दे, पेंडिंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, या अनरिजॉल्व मैटर जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इश्यूज। मतलब कि अगर कहें तो वो समस्याएं या वो मुद्दे, वो बातें जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, ठीक है, जिन पर आगे डिसीजन या जिन पर एक्शन लेना बाकी है, तो उन्हें हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग इश्यूज। जो मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए वो आउटस्टैंडिंग इश्यूज कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द मीटिंग फोकस्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग इश्यूज बिटवीन द टू ग्रुप्स। जो मीटिंग था, बैठक में दोनों ग्रुप्स के बीच आउटस्टैंडिंग मुद्दे मतलब लंबित मुद्दे, तो बचे हुए मुद्दे पर ध्यान दिया गया। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज, इट्स अ लैक्डेजिकल। लैक्डेजिकल, LACADAISICAL। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। देखिए, लैक्डेजिकल का अर्थ होता है लापरवाह, सुस्त, और ये एडजेक्टिव है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा याद रखिए, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लैक्डेजिकल का अर्थ होता है लापरवाह या सुस्त। इट डिस्क्राइब समवन हु शोज लिटिल इंथुजियाज्म और केयर। जो व्यक्ति किसी काम को बिना रुचि, बिना इंटरेस्ट, बिना ऊर्जा, एनर्जी, लापरवाही, केयरलेसली से करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैक्डेजिकल। बिना उत्साह और लापरवाही से काम करना को हम लैक्डेजिकल कहते हैं। He gave a lackadaisical response to the important questions। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन, उसने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने महत्वपूर्ण प्रश्न का लापरवाही भरा उत्तर दिया। मतलब कि केयरफुली, बिल्कुल लापरवाह होकर जवाब दिया। नेक्स्ट वन इज इनजॉइन। इनजॉइन एक वर्ब है और इनजॉइन का अर्थ होता है आदेश देना या निर्देश देना। आप बोलोगे आपके ऑर्डर का भी तो अर्थ यही होता है, ऑर्डर करना, डायरेक्ट करना, निर्देश देना, डायरेक्ट करना, ऑर्डर देना। मतलब
हम क्यों यूज करें, इसलिए यूज करें कि ये आपके न्यूज़पेपर में यूज हो रहा है, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, इनजॉइन आदेश देना, निर्देश देना, इसका अर्थ हुआ इट मीन्स टू ऑफिशियली ऑर्डर समवन टू डू और स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी व्यक्ति को किसी काम को करने या रोकने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए भी ऑर्डर या ऐसा ऑर्डर जिसमें काम रोकना हो, तो रोकने के लिए औपचारिक रूप से आदेश देना को हम इनजॉइन कहते हैं। ठीक है, यह जो वर्ड है, ये जो शब्द है, अक्सर लीगल और आधिकारिक तौर पे, मतलब जो आधिकारिक तौर या लीगल तरीके से जो वर्ड मुद्दे जुड़े होते हैं या कॉन्टेक्स्ट जो जुड़ा होता है उसमें जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, तो किसी को आधिकारिक रूप से आदेश देने को हम एनजॉइन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द जज एनजॉइन द कंपनी टू स्टॉप इलीगल कंस्ट्रक्शन। जो जज थे उन्होंने कंपनी को इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण रोकने का आदेश दिया। फाइन, तो इस तरह से हम एनजॉइन वर्ड का यूज हमने किया। नेक्स्ट इज इट्स अ इवेंजेलिकल वर्कर। इवेंजेलिकल वर्कर, ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंस कीजिएगा, इवेंजेलिकल वर्कर। इवेंजेलिकल वर्कर का मतलब होता है धर्म प्रचारक, कार्यकर्ता। अब ये धर्म प्रचारक जो धर्म की प्रचार करता हो उसे हम बोलते हैं धर्म प्रचारक, और वर्कर है मतलब कार्यकर्ता है। ठीक है, तो इवेंजेलिकल खुद का वर्ड जो हुआ उसका अर्थ होता है कोई भी चीज जो धर्म प्रचार से संबंधित हो। वर्कर का अर्थ होता है काम करने वाला व्यक्ति या कार्यकर्ता। सो धर्म प्रचारक कार्यकर्ता को हम इवेंजेलिकल वर्कर बोलेंगे। अ पर्सन हु वर्क्स टू स्प्रेड रिलीजियस बिलीफ्स। एग्जाम्पल, द इवेंजेलिकल वर्कर ट्रैवल टू विलेजेस टू शेयर रिलीजियस टीचिंग्स। तो धर्म प्रचारक वर्कर्स जो थे, कार्यकर्ता जो थे, वो विलेजेस में धार्मिक रिलीजियस टीचिंग्स जो होती है पहुंचा रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट वन इज डिक्री। डिक्री, DECREE, DECREE इज डिक्री एंड इट्स अ नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। इसका अर्थ होता है आधिकारिक आदेश। इट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ लीगल और अथॉरिटी बॉडी। ठीक है, मतलब जब अदालत या सरकार या किसी अधिकार रखने जिसके पास अथॉरिटी हो वाली संस्था द्वारा दिया गया फॉर्मल और मान्य, जो माना जाने वाला हो, आदेश को हम डिक्री कहते हैं, या इस तरह के आदेश को डिक्री कहेंगे। मतलब अदालत या सरकार का आधिकारिक आदेश को हम डिक्री बोलते हैं। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं, द कोर्ट इशूड अ डिक्री इन फेवर ऑफ द फैमिली। द कोर्ट इशूड अ डिक्री इन फेवर ऑफ द फैमिली, मतलब अदालत ने परिवार के फैमिली के पक्ष में एक आधिकारिक आदेश जारी किया। नेक्स्ट इज कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन आपने सुना होगा, तो कॉन्टेम्पलेशन का अर्थ होता है, पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। कॉन्टेम्पलेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, और इसका अर्थ होता है गहरा विचार या चिंतन। गहरा विचार, डीप थिंकिंग। ठीक है, इट इज द एक्ट ऑफ थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। जब किसी बात या किसी प्रॉब्लम, किसी टॉपिक के बारे में जब हम शांति से, गहराई से सोचते हैं, तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टेम्पलेशन। ठीक है, कॉन्टेम्पलेट करना, कॉन्टेम्पलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये नाउन होगा क्योंकि लास्ट में TION लगा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जनरली ऐसा होता है कि लास्ट में अगर ION लगा है तो वो नाउन साइड आता है। ठीक है, नाउन आता है, जनरली वो नाउन कहलाता है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सैट इन क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हर फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर के बारे में शांत होकर गहरे विचार में क्या की, बैठी हुई थी। सो नेक्स्ट वन इज फर्दरेंस। फर्दरेंस क्या होता है? फर्दरेंस जो है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है प्रगति या बढ़ावा। प्रगति या बढ़ावा इंग्लिश में बोले तो द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समथिंग प्रोग्रेस और डेवलप। किसी काम, उद्देश्य या योजना, ठीक है, किसी काम, उद्देश्य या योजना को आगे बढ़ाना, ठीक है, प्रोत्साहित करना, उसकी प्रगति में हेल्प करना, सहायता करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्दरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब अर्थ क्या हुआ? किसी काम को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो फर्दरेंस कहलाती है। एग्जाम्पल इज दिस स्टेप वाज टेकन फॉर द फर्दरेंस ऑफ जस्टिस। यह जो स्टेप लिया गया, यह जो कदम है वो न्याय को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया, उठाया गया, मैं से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी मतलब क्या होता है? प्रीलिमिनरी मतलब होता है स्टार्टिंग का, प्रारंभिक। ठीक है, और इंक्वायरी मतलब क्या होती है? जांच।
ठीक है। तो प्रारंभिक जांच, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन बिफोर फाइनल एक्शन को हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी जांच, इंक्वायरी, फाइन। एग्जाम्पल, द कमिटी ऑर्डर्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द मैटर। कमिटी ने क्या ऑर्डर किया कि जो प्रारंभिक जांच है इस मुद्दे पे वो किया जाए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चलिए हमारा अगला वर्ड है इट्स एक्सियूम। एक्सियूम क्या वर्ड है? एक्सियूम का अर्थ होता है, पहले तो ये वर्ब होता है, और एक्सियूम का अर्थ होता है कब्र से निकालना, कब्र से निकालना। टू डिग आउट फ्रॉम द ग्राउंड स्पेशली अ डेड बॉडी। ये वर्ड कहाँ से आपने, किस तरह से मैंने लिया है? जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी वहाँ पे आपने सुना होगा, न्यूज़ है कि एक गरीब आदमी जब बैंक में गया पैसे मांगने के लिए, उसकी बहन का प्रूफ मांगा गया, मृत्यु का प्रमाण पत्र मांगा गया, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उड़ीसा का शायद इंसिडेंट है, उस व्यक्ति ने उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करके बैंक तक ले गया उस पैसे को निकाला जा सके, इसलिए प्रूफ करने के लिए। सो वहां से इस आर्टिकल को जब पेपर में डाला गया तो वहां पर ये एक्सह्यूम वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, तो एक्सह्यूम मतलब होता है कब्र से निकालना, टू डिग आउट फ्रॉम द ग्राउंड स्पेशली अ डेड बॉडी। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस एक्सह्यूम द बॉडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने आगे की जांच के लिए शव को, डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकाला। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एक्सह्यूम का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट वन इज ब्रेक नेक स्पीड। ब्रेक नेक स्पीड आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? पहले हम इसको देखते हैं। ये नाउन फ्रेज होता है, ऐसी स्पीड जिसमें आपका गर्दन टूट जाए, मतलब ऑब्वियसली कि बहुत ज्यादा स्पीड, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत तेज रफ्तार, एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति गाड़ी को या जो भी चीज है उसको बहुत ज्यादा स्पीड में चलाता हो, खतरनाक रूप से, जिसको आप कहते हैं तेज गति से चलाता हो, तो उसे आप बोलते हो ब्रेकनेक स्पीड। बहुत ज्यादा तेज, और जनरली ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, जोखिम भरी गति का को हम ब्रेकनेक स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द कार वॉज मूविंग एट ब्रेकनेक स्पीड ऑन द हाईवे। द कार वॉज मूविंग एट ब्रेकनेक स्पीड ऑन द हाईवे। जो कार थी, गाड़ी थी, वो हाईवे पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड में से चल रही थी। नेक्स्ट वन इज, एंड ये लास्ट वर्ड है ब्लॉकेड। BLOCKADE। ब्लॉकेड एक नाउन वर्ड है। वर्ड जो है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है घेराबंदी या रोक, ब्लॉक करना। फाइन, इस तरह से आप याद कीजिए, घेराबंदी, रोक। सिचुएशन या सिचुएशन, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। सिचुएशन और सिचुएशन ऑफ स्टॉपिंग मूवमेंट और सप्लाई। जब किसी जगह पर लोगों को सामान या सहायता के आने जाने को जानबूझकर रोक दिया जाता है तो उसे हम ब्लॉकेड कहते हैं। और यह जनरली कहाँ पर यूज होता है? यह युद्ध, राजनीति या विरोध में किया जाता है। अब ये वर्ड मैंने लाया है जो ईरान US वाला जो आर्टिकल है उसमें से। ठीक है, ब्लॉकेड। तो अ सिचुएशन ऑफ स्टॉपिंग मूवमेंट और सप्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं, द आर्मी इम्पोज्ड अ ब्लॉकेड अराउंड द सिटी। सेना ने शहर के चारों ओर घेराबंदी कर दी। ओ एलिजेंस का अर्थ होता है निष्ठा रखना या वफादारी निभाना। निष्ठा रखना और वफादारी निभाने का अर्थ है शो लॉयल्टी और ड्यूटी टुवर्ड्स समवन और समथिंग। किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति जब आप वफादारी दिखाते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो वहां पर बोलेंगे हम ओ एलिजेंस। ठीक है, लॉयल्टी भी आप बोल सकते हो, फेथफुलनेस भी आप बोल सकते हो। नॉर्मली बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं ना कि लॉयल्टी रखने के लिए। ठीक है, तो अगर समझे तो किसी देश, किसी राजा, किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी भी चीज के प्रति जब आप वफादार रहते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो वहां पर हम ओ एलिजेंस वर्ड का फ्रेज का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, सिटीजन्स शुड ओ एलिजेंस टू देयर नेशन। मतलब नागरिकों को, सिटीजन्स को अपने नेशन के लिए नेशन के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। ठीक है, लॉयल्टी रखनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है ओरल ऑब्जर्वेशन। ओरल ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है मौखिक टिप्पणी या मौखिक अवलोकन। अब ये क्या है? टिप्पणी का तो अर्थ समझ में आता है कमेंट या रिमार्क, बट अवलोकन क्या है? तो
जब वर्बल ऑब्जर्वेशन होता है, स्पोकन रिमार्क, वर्बल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वर्बल कमेंट, स्पोकन नोट, तो किसी बात पर लिखित नहीं बल्कि बोल कर दी गई टिप्पणी या राय या कोई कमेंट या कोई ओपिनियन, तो उसे हम बोलेंगे ओरल ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल, द कोर्ट मेड एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑन द मैटर। जो कोर्ट था उसने क्या, अदालत जो है उसने क्या किया कि किसी मैटर पे किसी मामले में मौखिक टिप्पणी की। लाइक जैसे बोलते ना, न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान ओरल ऑब्जर्वेशन दी, मतलब बोलकर कमेंट किया, बोलकर रिमार्क दिया। नेक्स्ट इज डेलिबरेटली स्क्विंग। डेलिबरेटली स्क्विंग, इसका अर्थ होता है, देखो डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और स्क्विंग क्या होता है, देखिए मैं आपको, जब ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसकी अलग अलग मीनिंग है, जब एक साथ मिलता है तो ये फ्रेज बनता है और इसका अर्थ होता है जानबूझकर गलत दिशा देना, मतलब इंटेंशनली डिस्टॉर्टिंग और ट्विस्टिंग। किसी चीज को जब ट्विस्ट करते हो, किसी चीज को जब आप बिगाड़ते हो, गलत दिशा देते हो जानबूझकर, तो उसे आप बोलोगे डेलिबरेटली स्क्यूइंग, डिस्टॉर्ट करना, ट्विस्ट करना, ठीक है, किसी चीज को जानबूझकर। तो किसी भी फैक्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज को जब आप जानबूझकर गलत रूप से प्रेजेंट करते हो ना, तो वहां पर हम डेलिबरेटली स्क्यूइंग बोल सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डेलिबरेटली स्क्यूइंग करके क्या करेंगे, भ्रम फैलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिपोर्ट वॉज अक्यूज्ड ऑफ डेलिबरेटली स्क्यूइंग द फैक्ट्स। रिपोर्ट पर जो फैक्ट्स को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये सारे फ्रेजेस न्यूज़पेपर के हैं, सारे आपको देखने को मिलेंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो, या आप करते हैं तो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करती है, ये सारे जो फ्रेजेस मिलते हैं हमें ना, ये सारे हमें टफ लगते हैं, बट टफ होते नहीं। आप एक बार समझना शुरू कर लीजिए, समझना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको पता नहीं उस फ्रेज का मतलब, लेकिन आप उस फ्रेज को आसानी से डिकोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज कन्वीन्ड। कन्वीन्ड एक वो वर्ड है, मतलब जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका अर्थ होता है बुलाया या आयोजित किया, मतलब कॉल्ड टुगेदर फॉर अ मीटिंग, गैदर करना, अरेंज करना, आप नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। तो किसी बैठक, किसी सभा, किसी मीटिंग, किसी चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए जब आप लोगों को एक साथ बुलाते हैं तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, कन्वेंड। अधिकारियों की बैठक तुरंत कन्वेंट की गई, बोलते हैं ना, मतलब तुरंत बुलाई गई। ऑफिसर्स जो हैं उनकी बैठक मीटिंग को तुरंत बुलाया गया। तो इस तरह से हम कन्वेंट वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द कमिटी वॉज कन्वेंट टू डिस्कस द न्यू पॉलिसी। नई नीति पर, न्यू पॉलिसीज पर चर्चा के लिए, नॉट पॉलिसीज, यहाँ पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी है, तो नई नीति पर चर्चा के लिए कमिटी ने क्या की, बैठक बुलाई, मतलब बुलाई गई, पास्ट में है तो बुलाई गई। तो नई न्यू पॉलिसी पर चर्चा के लिए कमेटी ने क्या की, मीटिंग बुलाई। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट लाइकली। अब कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, ठीक है। लाइकली का अर्थ होता है संभावित। दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो ये फ्रेज बन गया जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट लाइकली का अर्थ हो जाता है संघर्ष की संभावना। संघर्ष की संभावना मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चांस ऑफ डिस्प्यूट आप बोल सकते हो, झगड़ा, विवाद या किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, टकराव होने की संभावना होना, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट लाइकली। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो, विथ राइजिंग टेंशंस अ कॉन्फ्लिक्ट लाइकली सिचुएशन हैज इमर्ज्ड। बढ़ते तनाव के कारण जो संघर्ष की संभावना वाली स्थिति है जो खड़ी हो गई, बन गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। या हम कभी कभी बोलते हैं ना कि रिसोर्सेज की कमी से कॉन्फ्लिक्ट लाइकली हो गया, मतलब कि संघर्ष की डिस्प्यूट का वो हो गया, संभावना हो गया, पॉसिबिलिटी मतलब डिस्प्यूट हो सकता है। फाइन, नेक्स्ट वन इज मिटिगेट हीट। मिटिगेट का अर्थ होता है ना किसी रिड्यूस करना, कम करना, घटाना। हीट का गर्मी आप जानते ही हैं, तो मिटिगेट हीट इज अ फ्रेज अगर एक साथ यूज किया गया और इसका अर्थ होता है गर्मी कम करना। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हीट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हीट, या लेसन हीट कह सकते हैं, कंट्रोल हीट कह सकते हैं।
तो अत्यधिक गर्मी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट जो होती है, तो अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करना या उसे कंट्रोल करने को हम बोलेंगे मिटिगेट हीट। जैसे अगर हमें बोलना हो कि पेड़ लगाना शहर की मतलब टाउन की या सिटी की गर्मी को मिटिगेट हीट करने में मदद करेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे बोलना चाहते तो ऐसे बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो पूरा सेंटेंस, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्रीन स्पेसेस हेल्प मिटिगेट हीट इन अर्बन एरियाज। जो हरी जगह हैं जहाँ पर ग्रीनरीज होती हैं वो क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में गर्मी कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमेन अप्रोच। व्हाट इज ह्यूमेन अप्रोच? ह्यूमेन अप्रोच इज अ फ्रेज एंड इट्स अ मानवीय दृष्टिकोण। किसी व्यक्ति के साथ, किसी जानवर के साथ, किसी के साथ भी जब आप सहानुभूति के साथ, दया के साथ, काइंड होकर, इंसानियत से पेश आते हैं तो इस तरीके को हम बोलते हैं ह्यूमेन अप्रोच। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ ह्यूमेन अप्रोच टुवर्ड डिजास्टर विक्टिम्स। जो गवर्नमेंट है, सरकार ने जो डिजास्टर में पीड़ित हुए डिजास्टर की वजह से, तो आपदा, डिजास्टर का हिंदी क्या होता है? आपदा, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि आपदा पीड़ितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमेन अप्रोच अपनाया। सो आई होप समझ में आया हो ह्यूमेन अप्रोच का अर्थ। नेक्स्ट इज fallacy, FALLACY, इट्स नॉट अ फ्रेज, fallacy इज अ वर्ड और इसका अर्थ होता है, पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। fallacy इज अ नाउन और इसका अर्थ होता है भ्रम या गलत धारणा, गलत धारणा, फॉल्स बिलीव, रॉन्ग आइडिया, मिस्टेक, रॉन्ग बिलीफ। तो फैल्सी का मतलब अगर समझें तो ऐसी थॉट आपकी, ऐसा लॉजिक आपका, ऐसी बिलीफ आपकी जो सही ना हो लेकिन लोग उसे सच मान लें, तो वहाँ पर हम फैल्सी वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें बोलना हो कि यह एक कॉमन फैल्सी है कि केवल पैसा ही खुशी देती है, मतलब कि सिर्फ पैसे से खुशी मिलती है, ये एक भ्रम है, ये एक गलत धारणा है। सिर्फ पैसे से खुशी नहीं मिलती है, नहीं तो हर अमीर जो है बहुत खुश होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। द आइडिया दैट सक्सेस कम्स ओवरनाइट इज फैल्सी। यह विचार, यह आइडिया, यह थिंकिंग कि सफलता रातों रात मिलती है, यह एक गलत धारणा है, यह एक भ्रम है। नेक्स्ट इज persistent particulate pollution। आप ये जो है ना, ये एक लाइन जो है, वर्ड नहीं, इसको वोकैब नहीं, फ्रेज जैसा यूज हुआ है। persistent मतलब होता है लगातार जो चीज बना रहता है, ठीक है। और पार्टिकुलेट मतलब जो छोटे कणों वाला, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, तो ये साथ में मिल गया तो एक फ्रेज बन गया। तो लगातार बने रहने वाला प्रदूषण जो एयर में होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एज अ पॉल्यूटेंट, तो वहां पर हम पर्सिस्टेंट पार्टिकुलेट पॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए, भारी भरकम शब्द लग रहा है, भारी भरकम फ्रेज, लेकिन ये है नहीं भारी भरकम। न्यूज़पेपर में यूज हुआ है इसलिए मैंने ये लिया है। तो पर्सिस्टेंट पार्टिकुलेट पॉल्यूशन का अर्थ होता है लगातार कणीय प्रदूषण, मतलब लॉन्ग लास्टिंग पार्टिकल एयर पॉल्यूशन। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, तो हवा में बहुत छोटे हानिकारक जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, का लंबे समय तक बने रहने को हम पर्सिस्टेंट पार्टिकुलेट पॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से यूज करेंगे। persistent particulate pollution can seriously affect human health। लगातार बने रहने वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रेजेंट रहते हैं आपके इन्वायरमेंट में, एयर में, वो ह्यूमन हेल्थ को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं या कर सकता है। नेक्स्ट इज डेलिमिटेशन एक्सरसाइज। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होता है? ये एक फ्रेज है। देखो, डेलिमिटेशन का अर्थ अगर समझे तो सीमा निर्धारण, जिसे आप बोलते हो, बाउंड्री बनाना, बाउंड्री को निर्धारित करना। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आपका कार्य हो गया, ठीक है। जब ये साथ में मिलता है डेलिमिटेशन एक्सरसाइज, तो इसका अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण, मतलब कि रीड्रॉइंग ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज बाउंड्री। फाइन, समझ आया? तो जैसे कि यहाँ पर क्या अर्थ है कि जिस आर्टिकल से लिया गया है वहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, उनकी सीमाएं दोबारा तय करने की प्रक्रिया मतलब एक्सरसाइज। तो दोबारा तय करने का जो बाउंड्रीज हैं किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो उनको दोबारा तय करने की प्रक्रिया को हम यहाँ पे डेलिमिटेशन एक्सरसाइज बोल रहे हैं। एग्जाम्पल,
The delimitation exercise changed the several parliamentary constituencies. Delimitation प्रक्रिया ने कई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाएं बदल दी. नेक्स्ट वन इज इंडिया ब्लॉक करके लिखा हुआ था. ठीक है, अब इंडिया ब्लॉक क्या होता है? BLOC, नॉट BLOCK. इंडिया ब्लॉक इज अ प्रॉपर नाउन और इसका अर्थ होता है विपक्षी गठबंधन. मतलब कि एक तो सरकार में रहती है एक पार्टी, बाकी की जो पार्टी बच गई वो क्या हो गई? एक तरह से विपक्षी हो गई. तो सबका जब गठबंधन हो गया विपक्ष, अब उसका अलग टेक्निकल है कि इतना सीट होना चाहिए तो वो विपक्ष में आता है, मतलब एक हारा, वो अलग चीज है. लेकिन मैं एक आपको नॉर्मल तौर पे समझा रही हूँ कि विपक्षी गठबंधन मतलब होता है अलायंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज. मतलब कि जैसे जो ग्रुप बनता है अपोजिशन का अलायंस होता है, कई विपक्षी राजनीतिक दलों को मिलकर बना हुआ गठबंधन को हम कहते हैं इंडिया ब्लॉक. BLOC, ध्यान रखिएगा, इंडिया ब्लॉक, अलायंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज. एग्जाम्पल देखते हैं. सेवरल पार्टीज ज्वाइन द इंडिया ब्लॉक फॉर द जनरल इलेक्शंस. कई जो पार्टीज थी, कई दल जो हैं आम चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में शामिल हुए. नेक्स्ट वन इज स्पार्क्स रो. स्पार्क्स रो इज अ फ्रेज और इसका अर्थ होता है छोटे छोटे झगड़ों की श्रृंखला. मतलब कि स्पार्क्स का अगर अलग से समझे तो स्पार्क मतलब होता है चिंगारी या किसी तरह का शुरुआत, और रो मतलब होता है ROW. तो एक रो हो गया आपका जो लाइन रो बनना होता है, और दूसरा रो हो गया झगड़ा या विवाद. ठीक है, तो जब छोटे छोटे झगड़ों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पार्क्स रो. लगातार छोटी छोटी बहस, टकराव या झगड़े होना, तो वहां पर हम स्पार्क्स रो यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. द टीम फेस्ड अ स्पार्क्स रो ओवर लीडरशिप इश्यूज. टीम को लीडरशिप्स के मुद्दे पर, लीडरशिप्स के इश्यूज पर लगातार विवादों का सामना करना पड़ा. या आप ऐसे कहते हैं ना, नॉर्मली ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर स्पार्क्स रो शुरू हो गई. ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो कि छोटी छोटी बातों पर क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया. स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्डाइजेशन, इसका अर्थ होता है कड़ा मानकीकरण या सख्त एकरूपता. अब इसका मतलब क्या? कड़ा मानकीकरण, एक स्टैंडर्ड, किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड होता है. जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है. ठीक है ना, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो उसको आप मानकीकरण बोलते हो. तो जब किसी प्रक्रिया, किसी उत्पाद, प्रोडक्ट या किसी सिस्टम को बहुत ही सख्त नियमों और एक तय मान को, मतलब कि एक स्टैंडर्ड के अनुसार एक जैसा यूनिफॉर्म बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, इंग्लिश में बोले तो द स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी. कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्डाइजेशन. समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल अगर देखें तो the government imposed a stringent standardization in the education system. सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में, मतलब शिक्षा प्रणाली में सख्त मानकीकरण लागू किया है. नेक्स्ट है सडन स्पर्ट. सडन स्पर्ट, सडन मतलब क्या होता है? अचानक, और स्पर्ट मतलब क्या होता है? तेज उछाल. ठीक है, जब इसको कंबाइन कर दिया जाता है तो कहते हैं अचानक तेज बढ़ोतरी. फाइन, या एकदम से जो उछाल होता है तो उसे हम सडन स्पर्ट बोलते हैं. अगर यही आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो अचानक तेज बढ़ोतरी या एकदम उछाल को हम सडन स्पर्ट बोलते हैं. अ क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज और बर्स्ट इन समथिंग. किसी चीज में बहुत कम समय में अचानक से तेजी से बढ़ोतरी हो जाती है, और जो खासकर ऐसी बढ़ोतरी होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, तो उसे हम सडन स्पर्ट बोलेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. देयर वॉज अ सडन स्पर्ट इन पेट्रोल प्राइसेस लास्ट मंथ. देयर वॉज अ सडन स्पर्ट इन पेट्रोल प्राइसेस लास्ट मंथ. पिछले महीने पेट्रोल प्राइसेस जो थी, पेट्रोल की कीमतों में अचानक से तेज बढ़ोतरी हुई या तेज बढ़ोतरी देखने को मिली, एकदम से उछाल हो गई. अगला फ्रेज है हमारा कर्सरी ग्लांस. कर्सरी ग्लांस, कर्सरी का अर्थ क्या होता है? कर्सरी मतलब होता है सरसरी, जल्दबाजी में, या सरसरी भी बोल सकते हो, जल्दी जल्दी जो देखते हैं. और ग्लांस का अर्थ होता है
आप कह सकते हो कि ग्लांस है मतलब जल्दी से बिना ध्यान के जब कोई चीज देखते हो, ठीक है। तो जल्दबाजी में जब किसी चीज को एकदम फटाफट फटाफट देखते हो तो उसे आप बोलते हो करसरी ग्लांस, सरसरी नजर से या सतही देखना, सतही मतलब सुपरफिशियली, ऊपर ऊपर से देख लेना, तो उसे हम करसरी ग्लांस बोलते हैं। ये भी न्यूज़पेपर में यूज होता है, सरसरी नजरों से या सतही देखना, अ क्विक सुपरफिशियल लुक विदाउट डिटेल्ड अटेंशन, विदाउट डिटेल्ड अटेंशन को हम बोलेंगे करसरी ग्लांस। मतलब कि जब आप किसी चीज को बहुत जल्दबाजी में या जल्दी में बिना गहराई से देखते हैं, बिना ज्यादा समझे हुए देखते हैं, तो उसे हम करसरी ग्लांस बोलेंगे। ही गेव द रिपोर्ट अ करसरी ग्लांस, ही गेव द रिपोर्ट अ करसरी ग्लांस बिफोर सबमिटिंग इट, उसने रिपोर्ट जमा करने से पहले बस एक सरसरी नजर डाली रिपोर्ट पे। नेक्स्ट, इट्स अ वर्ड, इट्स अ रीइटरेट, रीइटरेट, रीइटरेट वर्ड जो है वह होता है और इसका अर्थ होता है दोहराना या फिर कहना, दोहराना या फिर कहना। जिस अगर इंग्लिश में बोले तो टू से समथिंग अगेन फॉर एम्फेसाइज और क्लैरिटी, जब किसी चीज को, किसी बात को आप बार, दो बार तीन बार बोलते हो, दोहराते हो, ताकि उस जो बात आप बोल रहे हो उस पे एम्फेसाइज मतलब जोर पड़े या साफ हो जाए, वो चीज क्लियर कट हो जाए, तो उसे आप बोलते हो रीइटरेट, ठीक है। किसी बात को जोर देकर बार बार कहना या दोहराना। अगर हम इसका सेंटेंस फ्रेम देखें तो द टीचर रीइटरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने डिसिप्लिन, अनुशासन के महत्व को फिर से दोहराया, बार बार बताया, मतलब दोबारा बताया। यहाँ पे दोहराना है मतलब बार बार नहीं होगा लेकिन दोहराना, दोबारा बताया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज मिलिशिया, मिलिशिया। देखिए दो तीन वर्ड मैंने डाले हैं फ्रेज के जगह पे क्योंकि मुझे लगा कि इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मतलब लोगों को, मुझे अच्छा वर्ड लगा तो मैंने डाल दिया मिलिशिया। मिलिशिया का ये फ्रेज नहीं है लेकिन ये वर्ड है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका अर्थ होता है नागरिक सेना या अस्थायी सैनिक दल। अस्थायी सैनिक दल या नागरिक सेना मतलब a group of ordinary citizens trained as soldiers to serve when needed, especially in emergency। जब इमरजेंसी हो तो एक लोकल ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ट्रेन किया जाता है सोल्जर्स की तरह, ताकि जब ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तो उनका यूज़ किया जाए, उनका हेल्प लिया जा सके, तो उसको हम मिलिशिया बोलेंगे। अगर हम समझे तो अगर हमें बोलना हो कि कुछ एरियाज में जो स्थानीय नागरिक सेना जो है सुरक्षा बनाए रखने में मदद करती है, तो उसे हम कैसे बोल सकते हैं? इन सम एरियाज अ लोकल मिलिशिया हेल्प्स मेंटेन सिक्योरिटी। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ मिलिशिया टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर, सरकार ने बॉर्डर्स की रक्षा के लिए एक नागरिक सेना बनाई है। तो ये ऑर्डिनरी पीपल को इस तरह से ट्रेन किया जाता है सोल्जर्स की तरह, ताकि जब इमरजेंसी हो, जब कुछ वैसा सिचुएशन क्रिएट हो, तो उनकी वो हेल्प कर सकें और वो मदद कर सकें। नेक्स्ट इज सेमिनल वर्क। सेमिनल वर्क ये फ्रेज है। सेमिनल वर्क का अर्थ होता है मौलिक रचना या प्रभावशाली कृति। अब इसका ये हिंदी भी बहुत वो है भारी भरकम। देखिए अगर इजी वे में समझे तो ऐसा काम, चाहे वो रिसर्च हो सकता है, कोई आर्ट हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, जो किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में नई सोच की शुरुआत करे, ठीक है, या आगे के कामों को अफेक्ट करे, प्रभावित करे, तो वहां पर हम सेमिनल वर्क यूज करेंगे। अ हाईली ओरिजिनल एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क दैट शेप्स फ्यूचर आइडियाज और डेवलपमेंट्स इन अ फील्ड, तो वहां पर हम सेमिनल वर्क फ्रेज यूज करते हैं। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। His book is considered a seminal work in modern economics। मतलब उनकी जो बुक है, उनकी जो किताब है, वो आधुनिक अर्थशास्त्र मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में एक मौलिक और प्रभावशाली कृति मानी जाती है। मतलब कि वो फ्यूचर आइडियाज के लिए या फ्यूचर के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला हमारा फ्रेज है रिलीजियस लेजिटिमेशन। रिलीजियस लेजिटिमेशन, रिलीजियस का अर्थ होता है धर्म से जुड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है, और लेजिटिमेशन का अर्थ होता है वैधता देना, वैलिडिटी देना। तो
धार्मिक वैधता या धर्म द्वारा मान्यता, तो उसे हम बोलेंगे रिलीजियस लेजिटिमेशन। जब किसी सत्ता, किसी कार्य या किसी भी रूल रेगुलेशन, किसी नियम को धर्म के आधार पर सही या स्वीकार्य माना जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिलीजियस लेजिटिमेशन, धार्मिक वैधता है। द प्रोसेस ऑफ जस्टिफाइंग और वैलिडेटिंग अथॉरिटी एक्शंस और रूल्स थ्रू रिलीजियस बिलीफ्स और अप्रूवल, तो वहां पर हम बोलेंगे रिलीजियस लेजिटिमेशन। जैसे कि किंग्स ऑफन यूज्ड रिलीजियस लेजिटिमेशन टू स्ट्रेंथन देयर रूल्स। राजा किंग जो है अपने शासन को मजबूत करने के लिए अक्सर रिलीजियस लेजिटिमेशन, धार्मिक वैधता का उपयोग करते थे। नेक्स्ट इज संस्कृतिकरण। ठीक है, अब यहाँ पे संस्कृताइजेशन भी बोलते हो, मतलब इसको प्रोनाउंस करोगे, लेकिन जनरली मैंने गूगल पे भी डाला तो वहाँ पे संस्कृतिकरण भी बोला जाता है। तो इसका अर्थ होता है ऊंची जाति जैसा बनना या सामाजिक उठान। अब ये क्या मतलब है? A process where a lower social group adopts practices of higher castes to improve status। मतलब जब कोई व्यक्ति जो नीची जाति का हो, जब कोई निम्न सामाजिक समूह का हो, तो वो जब ऊंची जातियों के रीति रिवाज और जीवन शैली, मतलब डेली लाइफ अपनाकर अपना दर्जा बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे हम संस्कृतिकरण बोलते हैं। तो ऊंची जाति जैसा बनना या सामाजिक उठान, समझ आया? जैसे कि संस्कृताइजेशन हेल्प्ड सम कम्युनिटीज गेन हायर सोशल स्टेटस। संस्कृतिकरण ने कुछ ग्रुप को, मतलब कुछ समुदाय को, कुछ कम्युनिटी को ऊंचा सामाजिक दर्जा मिला है। किस चीज से? संस्कृतिकरण से। नेक्स्ट इज अ फाउल ऑफ इज अ फ्रेज और इसका अर्थ होता है उल्लंघन करना या नियम के खिलाफ जाना। जब आप नियम के खिलाफ जाते हो तो वहां पर आप फाउल ऑफ फ्रेज का यूज करते हो। जब कोई व्यक्ति नियम, कानून और डायरेक्शंस, मतलब निर्देश के खिलाफ चला जाए तो वहां पर हम बोलेंगे अ फाउल ऑफ, टू गो अगेंस्ट और ब्रेक अ रूल और लॉ। जैसे कि ही रैन अ फाउल ऑफ द लॉ, वो कानून का उल्लंघन कर बैठा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नियम के खिलाफ चला गया, कानून का उल्लंघन कर बैठा। तो इस तरह से हम अ फाउल ऑफ फ्रेज का यूज करेंगे। ये सब आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। डोमिनेटिंग पोजीशन का क्या मतलब है? डोमिनेटिंग का अर्थ होता है कंट्रोल किसी को करना, डोमिनेट करना, और पोजीशन मतलब स्थिति। तो जहां पूरा नियंत्रण हो उसको हम कहते हैं डोमिनेटिंग पोजीशन। साफ साफ लफ्जों में समझे तो अर्थ है इसका हिंदी में प्रभुत्व वाली स्थिति या मजबूत पकड़। जब कोई व्यक्ति या जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप या कोई कम्युनिटी जो होती है किसी एरिया में बहुत ताकतवर हो और दूसरों पर नियंत्रण रखता हो तो उसे हम बोलते हैं वहां पर उस कम्युनिटी या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कि ये डोमिनेटिंग पोजीशन रखता है। अ पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पावर और कंट्रोल ओवर अदर्स इन अ फील्ड और मार्केट। तो वहाँ पर हम डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी हैज़ अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन द टेलीकॉम मार्केट। एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात हो रही है कि इस कंपनी की टेलीकॉम मार्केट पर मजबूत पकड़ है, मतलब ये डोमिनेटिंग पोजीशन रखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज हॉलोड आउट। हॉलो का अर्थ क्या होता है? हॉलो का मतलब होता है खाली, अंदर से जो खाली हो उसको कहते हैं हॉलो है। और आउट मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो जो अंदर से खाली या कमजोर कर देना तो उसको हम बोलेंगे, जब ये फ्रेज बनता है हॉलोड आउट तो उसका अर्थ होता है अंदर से खाली या कमजोर कर देना, तो उसको हम बोलेंगे हॉलोड आउट। जब किसी चीज को अंदर से खाली कर दिया जाए या उसकी असली ताकत को खत्म कर दिया जाए तो वहां पर हम हॉलोड आउट फ्रेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। मेड एम्प्टी इनसाइड और वीकेंड फ्रॉम विद इन। अंदर से खोखला कर देना, अंदर से खाली कर देना, अंदर से कमजोर कर देना। एग्जाम्पल, द ओल्ड ट्रीज वॉज होलोड आउट बाय इंसेक्ट्स। द ओल्ड ट्री वॉज होलोड आउट बाय इंसेक्ट्स। पुराना जो पेड़ है वो अंदर से इंसेक्ट्स
के द्वारा खाली कर दिया गया, मतलब खोखला कर दिया गया, नॉट खाली, खोखला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको ये फ्रेजेस, इस तरह के फ्रेजेस हर दिन मिलेंगे न्यूज़पेपर के। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।